मैं कविता के विषय में कुछ कहना चाहूँगा कि पद्मिनी के विश्व विजयी सौंदर्य से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल देता है। जब 6 महीने तक संग्राम चलता है, जब वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता तो एक संदेशा भिजवाता है कि ठीक है, पद्मिनी को केवल शीशे में दिखा दो, हम वापस हो जाएंगे। मित्रों, आज भी चित्तौड़गढ़ के उस 30-40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो पद्मिनी महल है वो सबसे सुंदर है, वो शीशा भी विद्यमान है। जब ये संदेशा जाता है कि हम केवल शीशे में दिखा दो, वापस हो जाएंगे, तो राणा रत्न सिंह, रावल रत्न सिंह लड़ाकू तो थे लेकिन वे सीधे बहुत थे। और सीधा आदमी आजकल की परिभाषा में कुछ और समझा जाता है। बोले ठीक है, प्रातः पद्मिनी शीशे में दिखा दी जाएगी। तभी मेवाड़ी कमान का सेनापति गोरा सिंह, जो 80 साल का बूढ़ा था, वो खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज धृष्टता क्षमा हो, लेकिन सेनापति गोरा के जिंदा रहते ये संभव नहीं है कि छत्राणी की उंगली का एक निशान भी किसी विदेशी को दिखाया जाए। राणा कहते तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। जब ये बात कही जाती है तो ये बात उसे बहुत अंदर तक चुभती। तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। वो खड़ा हो जाता है और तलवार, बोलता कुछ नहीं, तलवार फेंक के दरबार से जाने लगता है। सामंत शाही का जमाना था, राणा समझ जाते हैं, कहते हैं बोले मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकता हूं। बस ये बात जब कही जाती है तो वो बूढ़ा शेर पलट जाता है, कहता है महाराज, ये तलवार उठा लेता है, जो उसने फेंक दी थी वो तलवार उठा लेता है और कहता है महाराज, ये तलवार कभी आपके पिताश्री ने मुझे जंगली शेर का पैदल शिकार करने में पुरस्कार में दी थी। अगर आप आदेश करें तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों पर रख दूं इसी तलवार से। पर यदि आपके मन में ये अभिमान जागृत हो गया हो कि बूढ़े सेनापति के हाथों में कोई हथकड़ियां डाल सकता है, तो एक बार आप मेवाड़ी तलवारों को आजमा कर देख लो। और तलवार खड़ा हो जाता है। सब लोग, ये बात जब कही जाती है तो सब लोग नीचे देखने लगते हैं। राणा समझ जाते हैं कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वो कहते ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कसम देता हूं, अब दोबारा कभी मेवाड़ की मिट्टी पे कदम मत रखना। गोरा कहता है महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। और फिर अपने भतीजे बादल सिंह से, कृपया ये बात ध्यान में रखिएगा मेरे शब्दों पर, अपने भतीजे बादल सिंह से कहता है बेटा, और बादल उस व्यक्ति का नाम था, ये इसका भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। माँ बाप तो मर चुके थे लेकिन गोरा नहीं पाला था, एक तरह से इसका पुत्र था वो। उससे कहता है बेटा, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, अब तो पद्मिनी शीशे में दिखाई जाने लगी, अब क्यों बैठे हो यहाँ। गर्जी है वो भी इनके साथ चला जाता है। कुछ और पानीदार सरदार वो भी इनका अनुगमन करते हैं, चले जाते हैं। अगले दिन खिलजी आता है, उसका बड़ा स्वागत सत्कार करके होता है। मैं संक्षिप्त करता हूं अपनी बात को। पद्मिनी को शीशे में दिखाते हैं और शीशे में देखने के बाद जब वो विदा होने लगता है तो वो बात करते करते, अब आपके घर पे कोई मेहमान आए और जाते समय बात भी करने लगे आपसे और चलता भी जाए, तो आप नेचुरली उसका साथ देंगे दरवाजे तक। ये उसे मतलब ये औपचारिकता के उसके साथ साथ जाते हैं। और मुख्य द्वार तक जब वो ले आता है राणा रत्न सिंह को, तो वहां उसने पहले से सैनिक छिपा रखे थे अपने, और वहां एकदम से उसे गिरफ्तार करके घोड़े बैठा के ले जाते हैं और फिर अपने शिविर में बंद करके दिल्ली ले आता। फिर एक संदेशा भिजवाता है कि यदि 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं भिजवाया गया तो राणा का कटा हुआ सिर चित्तौड़ के दुर्ग में भिजवा दिया जाएगा। मित्रों, कि आप ये देखें कि जब पानीदार सरदार नाराज होकर के जंगलों में चले गए हों, उस समय जब ये संदेशा आया होगा तब उस सतीत्व पर क्या गुजरी होगी जिसका सौंदर्य सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था, आज भी सुंदरता का उपमान माना जाता है। मैं कविता प्रारंभ करता हूं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी,
और मैं समझता हूँ वीर रस की दृष्टि से मेरी कविताओं में ये सबसे अच्छी कविता है। मैं अपनी कविता की बात कह रहा हूँ, हमसे लिखने वाले तो बहुत अच्छे हैं। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, और कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। वो संदेशा क्या था? 10 दिन के भीतर न पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया गढ़ भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था। आपका ध्यान चाहूंगा शब्द पर, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, कितने ही आदमी चले गए थे, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। पद्मिनी जानती थी कि मेरे सतीत्व की रक्षा वही तलवार कर सकती है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। इतिहास ये कहता है कि वो घोड़े पर सवार होकर के साथ में कुछ सखियां लेकर के 15-16 घुड़सवार लेकर के वो जंगल जंगल घूमती, और बिजौलिया के जंगलों में गोरा एक पेड़ के नीचे रोटी बना रहा था, वहां पहुंच जाती। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी। जब गोरा रिफ्यूज कर देता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तब पद्मिनी एक बात कहती है, और मेवाड़ की पृष्ठभूमि में मैं इन शब्दों का मूल्यांकन आप पर छोड़ता हूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। उस भावना को देखें। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। और दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। है यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, जब वो पैरों में झुकने लगी, महारानी हो तुम, शिशौदिया कुल की जगदम्बा हो, और प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने, ये मेवाड़ का कॉन्फिडेंस था। मुझसे लोग कहते हैं अक्सर, अब तो खैर मैं जाता भी नहीं कभी सम्मेलनों में, जब जा तो लोग ट्रेन में मिलते थे, बोले पंडित जी आप चित्तौड़ रहते हैं, वहाँ की क्या खास बात है? अक्सर लोग जैसे पूछते हैं, तो दोस्तों ये चित्तौड़ की खास बात है। हम तो नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद में, लेकिन ये बात देखें आप, ये जिंदा रहेगी। क्या खास बात है? वो एक कमिटमेंट करता है, वो कमिटमेंट देखें आप। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा।
और एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे और महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। मित्रों, ये जो कविता की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सम्मुख रखी, ये कविता 4 चरणों में है और इसका एक चरण मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। इसका दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं और दूसरे चरण की प्रथम 2 पंक्तियों पर आपका ध्यान आमंत्रित करता हूं। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। एक योजना मेवाड़ की देखिए। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। भावना देखिए मेवाड़ की। स्वयं पद्मनी ने बादल का जिस दौर में केवल चुटकुलों को या लतीफों को कविता समझा जाए, उस दौर में इन पंक्तियों को ग्रहण करने का प्रयास करें तो आपका उपकार मानूंगा। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले। 5 ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। बजा कूंच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई। हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी। मानवीय संवेदना से देखें, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये इसका तीसरा चरण देखें। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। मेवाड़ का दूत सलाम करके बोलता है, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है। रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, ये सुनकर फौरन हुक्म किया था। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। मित्रों, जैसे मैंने भूमिका में कहा था कि बादल के माता पिता मर चुके थे, यही उसका माँ भी यही, पिता भी यही था। इस भावना की दृष्टि से इन पंक्तियों को देखें। गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। मेवाड़
की जिजीविषा देखें। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी वेश में बंदी गृह जाएगा, यह लोहार पद्मनी वेश में बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। एक योजना है, ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वे सब आधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर, और मैं ये कह देना चाहता हूं कि वो वास्तव में भेद खुल जाता है और बादल सिंह को समग्र सेना का मुकाबला करना पड़ता है दिल्ली की। अगर भेद खुल जाए वीर, पर यह सावधान पहले ही कर दिया था उसने, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, और तिल तिल कट मरना में वाड़ी मां न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा दूं, हो न सके शायद अब मिलना। मित्रों, इन पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा दूं, हो न सके शायद अब मिलना। अंतिम लाल लड़ा लूं, यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस्मन भर आया। जब कमजोरी आने लगी मन में, सावधान सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मैं इस कविता का समापन अंश आपको सादर भेंट करता हूं, और आप मेरा इसे गर्वोक्ति न समझें, मेरी विनम्र स्पष्टोक्ति हो सकती है ये, कि यदि आप अपने खून में कुछ गर्मी महसूस करें और आपके इस अंश को सुनकर के अगर शरीर के रोंगटे खड़े हों और रोमांच हो, तो मैं समझूंगा मेरी कविता सफल है। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, जो उनकी योजना थी वो सफल होती। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। आप उससे जुड़ने का प्रयास करें। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। उसे ये शंका थी कि इसमें कहीं धोखा ना हो जाए, और वो इनसे पहले से आतंकित था। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझा पद्मनी नहीं आई है। वो गले मिलते देख लेता है एक गवाक्ष में से दूर से। जब यह मिलन लखा समझा पद्मनी नहीं आई है, और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्ढीदर रण का, बजने लगा नगाड़ा। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि गोरा ने सावधान किया था कि बेटा अगर शाही लश्कर आ जाए तो फिर प्राणों पर खेल जाना। वो वक्त आ गया। रण का बजले नगा नगाड़ा, दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया। रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा रत्न सिंह कहते हैं, मैंने एक बार गलती की तो मैं दरबार, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं, यहाँ लोग मरने के लिए आए हैं और हम आपको किसी कीमत में मरने नहीं दे। जबरदस्ती उसे 4 आदमी घुड़सवार घोड़े पे बैठा के जबरदस्ती रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया।
राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, और खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा। ये जिम्मेदारी उसी के ऊपर तो थी। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का घर जा नब्बे दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था। प्रस्तुत कविता अपने समापन अंश की ओर है और मैं बीच में अपनी तरफ से कुछ बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी बादल को दी गई थी वो समग्र सेना का मुकाबला करने की, वो प्राण प्रण से उसे पूरी करता है, और जिसकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी। गोरा 80 साल के थे, ये 14 वर्ष, 2 पीढ़ियों के समर्पण की है, कालजयी समर्पण की बात है। आज देखें आप, ये पीढ़ी जो है, मतलब ये जिसने अपने बुजुर्ग के कहने पर एक अविनाशी शौर्य का प्रदर्शन किया और प्राण तक समर्पित कर दिए, आज प्रणाम करने तक में भी हमारी ये नई पीढ़ी जो है शर्म का अनुभव करती है। मैं इस प्रसंग में भी इन पंक्तियों को देखें। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पथ पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था, पर उस पथ पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, और लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे तो मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों में। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों में। यूं मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, और शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे, उसका कमिटमेंट देखें, मगर वाहरे गोरा, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा, एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़लख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच पामरो छल से रण करते हो, अरे कायरो नीच पामरो छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था। कविता की समापन पंक्तियां, यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। मां ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। एक ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत करता हूं कविता के माध्यम से। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थीं। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु घड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी,
मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाठों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शोण से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सचित्व अभिमानी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सचित्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुल। धन्यवाद। हजारों साल पहले की निशानी कौन रखता है? हजारों साल पहले की निशानी कौन रखता है? प्रतापी आन का आंखों में पानी कौन रखता है? फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? अंधेरी रात में दीपक सरीखा कौन जलता है? वचन की आन पर हिमखंड साहब कौन गलता है? अंधेरी रात में दीपक सरीखा कौन जलता है? फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना बुजुर्गों के बताए रास्ते पर कौन चलता है? मुक्तक जो मैंने पढ़े थे उसी वंश के 1-2 मुक्तक और पढ़ता हूं। इस धरा का हर तरफ सम्मान है तुमसे, सूर्यवंशी पूर्वजों की आन है तुमसे। पीढ़ियों तक यश तुम्हारा मिट न पाएगा, विश्व में मेवाड़ की पहचान है तुमसे। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा। ये हमारे मेवाड़ के, हमारे राजमहल के जो अस्मिता है उस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। न्यासी परंपरा जो 1400 वर्षों से चली आ रही है उस पर देखिए, यही इसका जो संपूर्ण बहुत कम शब्दों में इसको रूपायित करने का प्रयास किया गया है, उस समग्र भावना को। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली हो, पीढ़ियों आंधियों में